हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पार्ट 2 मैप्स एंड देयर एसेंशियल फीचर्स। पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं आज। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कोई भी मैप जो होते हैं उनके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, स्केल, टाइटल, डायरेक्शंस एंड कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, ये इनके मेन कंपोनेंट्स हैं। तो क्या होते हैं ये मेन कंपोनेंट्स, किसे बोलते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन अ मैप हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आर एक्सीलेंट कोऑर्डिनेट्स और अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हम जब जैसे मैप बनाते हैं, ग्लोब होता है, ग्लोब आपने देखा होगा। ठीक है, तो ग्लोब पे क्या होते हैं कि ये बने होते हैं ना, पैरेलल्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बने होते हैं ना, इस टाइप से। ये लॉन्गिट्यूड्स और ऐसे लैटिट्यूड्स बने होते हैं। ठीक है, इस टाइप से पूरा। और फिर किसी प्लेस को शो करते हैं हम किसी पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट पे कि हाँ ये इतना नॉर्थ से इतने डिस्टेंस पे है, साउथ से इतना, ये जो भी है। तो ये जो इस टाइप से बनते हैं इन्हें बॉक्सेस, इन्हें बोलते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अर्थ पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट को शो करने के लिए। अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस कैन बी लोकेटेड एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द मैप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमारा ग्लोब है, इस टाइप से बने हुए हैं लॉन्गिट्यूड और ऐसे करके लैटिट्यूड्स बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट हो रहा है ना, ये जो इंटरसेक्शन हुआ दो लॉन्गिट्यूड का और लैटिट्यूड का, इसको हम किसी प्लेस के लोकेशन को इससे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रिड इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. These lines have magnitude और values expressed in degrees, minutes and seconds. ठीक है, ग्रिड जो बनती है, ये ग्रिड टाइप की स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप से। तो ग्रिड जो बनती है, ग्रिड को कैसे शो किया जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए मैप पे। तो ग्रिड जो बनती है, इसमें जो किसी प्लेस की लोकेशन दी होती है, कैसे दी होती है? डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इतने डिग्री है, इतने डिग्री साउथ में है, इतने डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, इस टाइप से। Geographic coordinates give the exact location of any place and are therefore an essential feature of a map. Geographic coordinate क्या होते हैं? किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन दिखाते हैं, इसीलिए किसी भी मैप के लिए ये क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज डिनोटेड बाय द लेटर एन फॉर नॉर्थ। ठीक है, अब इंडिया का मैप देखोगे तो हमारा इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारा इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, यहाँ पे कहीं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। Now look at the map of India given on the next page between the geographic coordinates of 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. ठीक है, अगर आप इंडिया के मैप पे देखेंगे, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? जैसे हमने अभी पढ़ा, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स में हमें फिक्स पोजीशन का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिग्री मिनट में वैल्यू दी होती है, मतलब किसी भी प्लेस की लोकेशन दी होती है। तो देखिए, इंडिया के मैप में देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। यहाँ पे देखिए मैप में हम देखते हैं, नॉर्थ में बताया है ना, तो 8 डिग्री इस टाइप से जब हम ग्लोब पे लोकेट करते हैं, हम नॉर्थ की सिर्फ बात करते हैं, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा ना 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरीके से चलते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली जो प्लेस है, हम नॉर्थ की, क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो मैप आपको दिखाया गया है सिर्फ नॉर्थ का दिखाया गया है, पूरा मैप नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 8 डिग्री, ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चल रहा है? 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा इंडिया है। ठीक है, इस टाइप से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शंस लिखी हुई हैं डिग्री में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 डिग्री, 8 डिग्री, 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा होगा, फिर 8 9 10 11, फिर ये 12, इस तरीके से ये डिग्री में चलती है। तो यहाँ से लेकर इंडिया हमारा कहाँ सिचुएटेड है, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, इस टाइप से हम इसकी पोजीशन लोकेट करते हैं। इसी तरीके से ईस्ट में भी लोकेशन होगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूड, और उसके बाद में लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 68 डिग्री, तो ये ईस्ट में कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। फिर 97 डिग्री आपका दिया होगा, यहाँ पे देखिए नीचे 92 डिग्री, और इसके आगे थोड़ा इंडिया का मैप थोड़ा सा आगे जा रहा है ना, आगे तक बढ़ रहा है ना, तो इस टाइप से हमारा ये इंडिया का मैप दिया हुआ है ईस्ट में। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर ग्लोब की बात करें तो इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया यहाँ पे कुछ सिचुएटेड है। तो ये आपको नॉर्थ की और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दी हुई है डिग्रीज में। इंडिया कहाँ पे लोकेट है वो डिग्रीज में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन बता सकते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट से, फिक्स लोकेशन की, वो प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए इसके, जैसे कि इंडिया में अगर कोई प्लेस लोकेट हुआ तो उसकी कुछ वैल्यूज़ जो होगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में, वो कैसे होगी, जैसे कि कोलकाता का एग्जांपल दिया हुआ है 22 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ से लेकर 88 डिग्री 36 मिनट ईस्ट में। ठीक है, उसी तरीके से भोपाल कैसे सिचुएटेड है 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से लेकर 77 डिग्री 42 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये वैल्यू होती है, इसको मिनट बोलते हैं, ये डबल लाइन होगी तो इसको सेकंड बोलेंगे, और ये आपको पता ही है इसे डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में चेन्नई क्या है 13 डिग्री 08 मिनट नॉर्थ से लेकर 80 डिग्री 27 मिनट ईस्ट तक। तो ये तो थे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैप का एक इम्पॉर्टेंट टूल। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, टाइटल। टाइटल क्या होता है, मैप की किसी हेडिंग, जो हेडिंग देते हैं हम नॉर्मल भी हम जानते हैं कि जैसे हम कोई चैप्टर लिखते हैं, कोई पोएम लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तो कुछ टाइटल देना पड़ता है ना। तो अ टाइटल ऑफ अ मैप इज इट्स हेडिंग एंड इट सजेस्ट द मेन थीम, कौन सी थीम रहेगी मैप की। ठीक है, जैसे कि फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप होता है ना, तो कौन सी थीम रहेगी मैप की, उसे हम, वो जो हम देते हैं टाइटल, हेडिंग देते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइटल। द टाइटल सम्स अप द नेचर ऑफ द मैप। फॉर एग्जाम्पल द टाइटल ऑफ अ मैप शोन हेयर इज मैप एसेंशियल्स। ठीक है, जो टाइटल होता है वो बताता है कि मैप किस टाइप का है। ठीक है, टाइटल क्या होगा, किसी मैप की हेडिंग देना कि किस थीम पर हम मैप बना रहे हैं। ठीक है, वो होगा आपका टाइटल। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन तो सबसे ज़रूरी है, बिना डायरेक्शन के हम कैसे चल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर मैप में देखेंगे तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट इस राइट हैंड साइड में, और वेस्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो 4 जो है ये कार्डिनल प्रिंसिपल हैं डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। अगर आप मैप में भी देखोगे ना तो डायरेक्शन दी रहती है, ये देखिए ये नॉर्थ दिया हुआ है ना कि इस तरीके से इधर नॉर्थ में है, ऐसे ही साउथ, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, इस टाइप से डायरेक्शंस दिए रहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं इनको। ठीक है, 4 जो मेन डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। तो मोस्ट मैप्स हैव एन एरो हेडिंग पॉइंटिंग टू द टॉप विद लेटर एन रिटन अबाउट इट। ज़्यादातर मैप में आप देखोगे कि नॉर्थ इस तरीके से आप बताया रहता है, मतलब ये आपको बताना चाहता है कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो कि नॉर्थ इधर है तो ईस्ट इधर होगा, साउथ इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, है ना, इस तरीके। वंस यू नो द डायरेक्शन पॉइंटिंग नॉर्थ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस एज वेल विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल डायरेक्शंस। द कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, इस दे आर कॉल्ड न्यूज़।
ठीक है, जैसे हमें एक बार ये पता चल जाए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो बाकी डायरेक्शन हम अपने आप निकाल सकते हैं। तो मेन जो डायरेक्शन है मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूज़, NEWS। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उसके अलावा इन डायरेक्शंस के अलावा भी जो डायरेक्शंस होती हैं इन्हीं डायरेक्शन से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, जैसे ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर। तो ये जो बीच की डायरेक्शंस है ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद में ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो मेन डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, इन मेन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में निकलती हैं, इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। ये डायरेक्शन हमेशा किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं? जैसे ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ, इस टाइप से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं ये हमें किसी प्लेस को लोकेट करने में या उसकी इंफॉर्मेशन देने में, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया वाइल केरला इज लाइज इन द साउथ वेस्ट। ठीक है, असम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है असम। ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा ना असम। तो उस तरीके से हमें ये मैप क्या करता है, ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो मैप का कंपोनेंट है मेन, वो क्या है? स्केल। अब स्केल क्या होता है? डिस्टेंस बताने में हेल्प करता है स्केल। ठीक है, स्केल ऑफ द मैप इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था पार्ट 1 में कि हम पूरा, जैसे अगर 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, क्या इतना बड़ा मैप हम बना सकते हैं 2-3 किलोमीटर का? नहीं बना सकते। तो वो 2-3 किलोमीटर हमें मैप में लिख के शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो रेशियो होता है, किस रेशियो में हम ले रहे हैं, जो ग्राउंड डिस्टेंस है और जो हम पेपर पे ले रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्केल। स्टैंडर्ड मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू द स्केल। जैसे 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड में बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन द मैप, और 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1000 मीटर ऑन द ग्राउंड। जैसे कि ज़मीन पे 1 किलोमीटर की दूरी है तो आपने मैप पे उसको कैसे लिख दिया? 1 सेंटीमीटर। मतलब हम अगर मैप देख रहे हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर है। ठीक है, ग्राउंड पे हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो बना है ये कहलाता है स्केल। देयर आर लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैप्स। When large areas like countries and continents are to be represented, the scale of the map would be generally 1 centimeter for 5 kilometer or more on the ground. This is called a small scale map. ठीक है, जब हमें किसी बड़े एरिया को शो करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? छोटा स्केल लेते हैं। ठीक है, उतने बड़े एरिया को नहीं बता सकते ना, इसलिए हम उसके लिए स्केल छोटा लेते हैं। जैसे तब हम क्या लेंगे? हमें किसी कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ को शो करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लेंगे। लेकिन कभी जैसे हमें किसी छोटे एरिया को शो करना होगा, जैसे किसी विलेज और टाउन को, तो हम लार्ज स्केल में मैप यूज़ करते हैं। जैसे तब 1 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा, वो क्या हो जाएगा? 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। तो ध्यान रखना है, जब किसी बड़े एरिया को शो करना हो मैप पे, उसकी डिस्टेंस शो करनी हो, तो स्मॉल स्केल मैप लेंगे। जितना बड़ा एरिया होगा उतना छोटा स्केल लेंगे, ज़्यादा एरिया उसमें आ जाए इसलिए। और जितना ही छोटा एरिया होगा उतना बड़ा स्केल लेंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे लार्ज स्केल मैप। उसके बाद में लीनियर स्केल क्या होता है? अ मैप हैज़ अ सिमिलर स्केल एंड इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ लीनियर स्केल। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, मैप में लगभग सेम ही तो स्केल होती है जिसको हम लाइन से शो करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर स्केल बोलेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये आपको लीनियर स्केल दिया हुआ है। इसका जो ये हर सेगमेंट है, मतलब हर पार्ट जो है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है स्केल पे, और वो कितने के इक्वल है? 100 किलोमीटर के इक्वल है ग्राउंड पे। इसका 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे कितना होगा? 100 किलोमीटर के इक्वल।
We can mark these segments on the edge of a sheet of a paper as our linear scale to map and measure the distance between any two points. ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी शीट पेपर ये किसी एज पे लिख के हम जो रियल डिस्टेंस है वो इससे पता कर सकते हैं. अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे RF से डिनोट करते हैं इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अर्थ एज अ फ्रैक्शन ऑन द मैप. ठीक है, अर्थ पे जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका मैप से फ्रैक्शन जो हम बताते हैं वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. इसे मैथमेटिकल फ्रैक्शन में हम डिनोट करते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, या फिर 1 किलोमीटर ऐसे बोल सकते हैं, या तो 1 मिलियन सेंटीमीटर बोलें या 1 किलोमीटर बोलें. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन में बता सकते हैं कि ये तो हो गया मैप का, मैप पे 1 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, लेकिन रियल में वो कितना है, ग्राउंड पे कितना है, 1 मिलियन सेंटीमीटर है या 1 किलोमीटर है, तो दोनों का फ्रैक्शन, ये ग्राउंड का फ्रैक्शन और ये मैप का फ्रैक्शन. ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कि हम मैप पे कितना ले रहे हैं और ग्राउंड में एक्चुअल में है कितना, वो हमारा कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को पॉइंट. अब बात करते हैं लीजेंड्स की. द कन्वेंशनल सिम्बल्स जो कि जैसे कलर्स होते हैं, उसके बाद में कोई भी डायरेक्शन वगैरह, जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है उसको जो हम किसी पर्टिकुलर सिंबल से शो करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग है, स्कूल है, ब्रिज है, तो इसके लिए जो हम सिंबल शो करते हैं. ठीक है, the conventional symbols colors extra are used to represent some information on maps in order to save space. जैसे कि हम मान लीजिए कहीं रोड है, आपके मैप के रास्ते में कोई रोड आ रहा है, तो अब वो हम पूरी रोड नहीं बना सकते ना इतनी बड़ी इस टाइप से, तो हम उसको किसी सिंबल से शो कर देते हैं. ठीक है, तो वो सिंबल जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल सिंबल्स. जैसे कि रोड, वेल्स, विलेजेस, हर्ट्स, रिवर्स एंड बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस एक्स्ट्रा. और इस सिंबल्स की मीनिंग जो है आपको जैसे यहाँ पे मैप में दिए, इस यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं और मैप में भी दिए रहते हैं उन सिंबल के मीनिंग की, हाँ इन सिंबल से क्या बताया जा रहा है. जैसे देखिए रेलवे बोर्ड का, रेलवे ब्रिज का, या फिर रोड के ऊपर अगर कोई ब्रिज बने हुए हैं, नेशनल हाईवे, लेवल क्रॉसिंग, उसके बाद में रॉकी ग्राउंड. ठीक है, ये सारी चीज़ें ये देखिए ये दिया हुआ है ना, ये शो कर रहा है. तो इस तरीके से मैप में भी बताया रहता है, साइड में एक बॉक्स दिया रहेगा मैप के साइड में, उसको आपको बताया रहेगा कि ये सिंबल किस चीज़ के लिए दिया हुआ है. जैसे हॉस्पिटल है तो ऐसे क्रॉस सिंबल दिया रहेगा. ठीक है, इस टाइप से. तो कन्वेंशनल सिंबल्स क्या है, in order to make the symbols convenient and easy for the common people who may not be conversant with the language and used in the maps, many countries of the world have agreed to use common symbols. So these symbols are also known as conventional symbols. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री का मैप देख रहे हैं, आपको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे, तो आप जो उसमें सिंबल्स दी हुई है उसके थ्रू समझ सकते हैं. इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने कॉमन सिंबल्स रखे हैं मैप पर देने के लिए. ठीक है, इसके थ्रू, इस सिंबल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आगे क्या है. ठीक है, तो ये आपको टेबल में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं. इन एनी स्टैंडर्ड एटलस, एटलस क्या होता है, मैप, मैप को बोलते हैं एटलस. तो किसी भी स्टैंडर्ड मैप में क्या होता है, कुछ कलर्स फिक्स होते हैं, कलर सिंबलाइज पर्टिकुलर फीचर्स. जैसे कि कोई भी पानी वगैरह होते हैं, ओशियंस, लेक्स, वाटर बॉडीज़, इनको किस तरीके से शो करेंगे, ब्लू कलर से, है ना, ब्लू कलर से शो किया रहता है. ग्रीन कलर अगर दिखा रहे हैं तो वो क्या होगा, प्लेन्स होगा. अपलैंड्स और कल्टिवेटेड लैंड्स जो होंगे, ठीक है, उसे किससे शो किया जाएगा, येलो कलर से. रोड, बिल्डिंग, टाउन्स को किससे शो किया जाएगा, रेड कलर से. तो इनके लिए क्या होता है, कलर्स भी फिक्स किए रहते हैं कि इसी कलर से ये शो किया जाएगा. उसके बाद में देखिए, तो ये है, तो हमने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, कन्वेंशनल सिंबल्स. अब आते हैं अदर डायग्राम्स. ये जो अभी तक हमने पढ़े ये क्या थे, मैप्स के मेन कंपोनेंट्स. अब कुछ अलग से डायग्राम्स की बात कर लेते हैं. मैप्स के रिप्रेजेंटेशन के अलावा जो मेन डायग्राम्स होते हैं वो भी यूज़फुल होते हैं किसी पर्टिकुलर मैनर में या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए. तो वो जो मेन 2 डायग्राम्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहले कौन सा मेन डायग्राम है, प्लेन. ठीक है, प्लेन क्या होता है,
A plan dramatically represents every minute detail of the feature of a small area on a larger scale as compared to a map. ठीक है, एक प्लान क्या करता है, ये मतलब मैप के कंपेयर में ये सारी डिटेल बताता है अच्छे से, लार्जर स्केल एरिया या स्मॉल स्केल एरिया को बड़े स्केल पर, कोई छोटा सा एरिया है ना उसको किसी बड़े स्केल एरिया पे ये अच्छे से बताता है। जैसे देखिए घर के लिए हम बनाते हैं ना कोई प्लान वगैरह कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए यहाँ प्लेग्राउंड दिया हुआ है, फिर इंडोर स्टेडियम दिया हुआ है, यहाँ हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इस टाइप से मतलब थोड़े स्मॉल एरिया को बड़े स्केल पे बताना। ठीक है, मैप में तो हम छोटा स्केल यूज़ कर लेते हैं ना, तो इसमें बड़े स्केल पे बताने के लिए। जैसे कि अगर हाउस प्लान की बात करें तो ये इसकी लोकेशन शो करता है, फिर डायरेक्शन शो करता है, उसके बाद में इसके अंदर जो फीचर्स होंगे जैसे पार्क होगी, कॉलोनी होगी या हाउस की जो लेआउट वगैरह, इन सब को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा प्लान। ठीक है, जैसे कि मैप पे क्या होता है, 100 या मोर उससे भी ज़्यादा किलोमीटर को डिक्रीज़ करके हम कितने में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि उतना बड़ा तो हम इस पे बता नहीं सकते। जबकि प्लान के केस में हम क्या करते हैं, कुछ मीटर्स को ही सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है कि डिस्टेंस का डिफरेंस है मैप में और प्लान में, कि हम मैप में क्या लेते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं, जबकि प्लान में हम क्या कर सकते हैं, थोड़े बड़े डिस्टेंस में बता सकते हैं, बड़ा डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, स्केल थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लान के बाद क्या आता है, एक इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम है, स्केच। स्केच तो आप सब भी ड्रॉ करते होंगे। ठीक है, तो इसलिए स्केच तो समझ ही सकते हो। स्केच क्या है, इरेगुलर ड्राइंग ऑफ अ सरफेस और एनी ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी स्केल। किसी स्केल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन से कोई डायग्राम बना रहे हैं स्केल की। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा स्केच, मतलब रफली डायग्राम बनाना। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट आपकी क्लासरूम का बताना है, तो आप इस तरीके से बताओगे ना कि हाँ जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे बने हुए हैं, ये चेयर बना बना के आप बता दोगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक रफली इरेगुलर डायग्राम है, तो ये आपका कहलाएगा स्केच, कि आपने एक स्केच तैयार किया। A sketch uses important landmarks to guide you to the place. Arrows on sketch signifies the direction which you have to follow. It is not a perfect representation of the object. कोई परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऑब्जेक्ट का, बस हमें समझने के लिए ये डायरेक्शंस वगैरह जो इस पे दिए होते हैं हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। टुडे जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS जो हमने पढ़ा, ठीक है, जो डिजिटल मैप वगैरह हैं, इज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पूरे यूनिवर्स में इसके यूज़ हैं, which is now used in various fields of knowledge and activities. Therefore, there is an increase in the importance of geographic tools like plans, charts and maps. They will have greater use in the years to come. तो इनके बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं हर फील्ड में जोग्राफिक, इसलिए जोग्राफिक टूल्स की इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे प्लान्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, इनकी यूजेस काफ़ी बढ़ गए हैं और आने वाले सालों में तो और ज़्यादा इनके यूजेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर था मैप एंड देयर एसेंशियल फीचर्स। अब हमने इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े हैं वो हम देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ मैप इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विद डेफिनेट फीचर्स। ठीक है, मैप क्या है हमारा, कि अर्थ के सभी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसके साथ साथ। ग्लोब क्या है, अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, जबकि मैप, और ग्लोब से हम रोटेशन, रिवॉल्यूशन सब कुछ समझा सकते हैं। जबकि मैप क्या है, अर्थ के किसी इंपॉर्टेंट पार्ट का सिर्फ ड्राइंग है, वो भी फ्लैट सरफेस पे, इससे हम रोटेशन रिवॉल्यूशन नहीं बता सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और जो इसे बनाता है इसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। मैप्स जो हैं वो अब किस में हो गए हैं, GIS सिस्टम, मतलब स्मार्ट मैप बनने लग गए हैं, डिजिटल मैप बनने लग गए हैं। अब बुक कंटेनिंग मैनी टाइप्स ऑफ मैप इज़ नोन एज एटलस। ठीक है, मैप्स की जो बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होंगे उसे कहेंगे एटलस। और मैप्स जो होते हैं मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, जनरल पर्पस मैप्स और थीमेटिक मैप्स। जनरल पर्पस मैप्स को किस में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, टाइटल, स्केल, डायरेक्शन एंड लीजेंड्स। हमने अभी पढ़ा लीजेंड्स क्या होता है, डायरेक्शंस आपको पता है, स्केल पता है, टाइटल पता है,
लीजेंड्स क्या होते हैं, जो कन्वेंशनल सिम्बॉल्स हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद में प्लान क्या होता है, डिटेल ड्राइंग, जो कि किसी स्मॉल एरिया का डिटेल ड्राइंग बनाया जाता है मैप के कंपेयर में, उसे बोलते हैं प्लान। स्केच क्या होता है, इर्रेगुलर ड्राइंग जो हम बनाते हैं, ठीक है, रफली ड्राइंग। उसके बाद में मैप्स हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स टुडे। मैप हमारी लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है आज के टाइम में। तो ये था हमारा चैप्टर 4 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5।